हाय एवरीवन। सो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें करनी है। पहली बात ये कि थोड़ी सी वीडियो जो थी ये रेगुलर हो रही थी, तो मैं अब ट्राई करूंगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिले, मतलब या फिर रेगुलर पे या फिर एक अल्टरनेट डे पे आपको एक ना एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्योंकि हमारे नेट में जो होता है एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, तो 30 मार्क्स काफ़ी बड़ा पोर्शन है, मतलब हमारी रैंक को इन्हेंस करने के लिए। तो क्या मैं सोच रही हूँ कि एक सैटरडे या संडे में आपको एक एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो मिले, जिससे कि आपको अपने ए पार्ट्स में भी हेल्प मिल जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है और बहुत ज़्यादा पार्ट भी है, तो उसे कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा और हमें इसे कवर करते हुए ऐसा लगेगा कि हमने कुछ और पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए हम साथ साथ में छोटे टॉपिक्स अपने साथ में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा आज इसका टॉपिक है एसिड बेस केमिस्ट्री, और साथ में आपको कोऑर्डिनेशन की वीडियो भी मिलती रहेंगी। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रेगुलर वीडियो मिलती रहे तो और मैं मोटिवेटेड रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको भी वीडियो मिल जाए और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक एसिड बेस केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है नेट और गेट के दोनों की रिव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2019 में भी 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से नेट में भी, और क्या होता है मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और गेट में भी इसके क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो और है बहुत इजी चैप्टर, आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा और 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री। यहाँ पे कुछ एसिड्स लिख रखे हैं मैंने, जैसे HCl है, एसिटिक एसिड है, H2SO4, HNO3, BF3, BH3। अब क्या क्या है, एसिड्स की ना कई अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, हमने कई जगह अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी हैं। तो क्या क्यों है ये? क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे आए एसिड्स और बेस के ऊपर जिनकी डेफिनेशंस अलग अलग थी, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, बेसिक बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आरएनएस कॉन्सेप्ट से। आरएनएस कॉन्सेप्ट था हमारा एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होना मस्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर हम कोई स्पीसीज लें जो कि हमारे और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए और वो वहाँ पे H+ आयन लिबरेट करा दे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एसिड। और अगर हम कोई स्पीसीज लें जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन लिबरेट कराए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एसिड की स्पीसीज दैट लिबरेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एग्जांपल्स के लिए हम लिख सकते हैं HCl CH3COOH, क्योंकि HCl की अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो HCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो वो H+ आयन देगा और Cl आयन देगा, तो क्योंकि H+ आयन लिबरेट करा रहा है तो क्या कहलाएगा? हमारा एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम एसिटिक एसिड को देखें, नाम ही एसिटिक एसिड है वैसे तो, और उसका एक्वस सॉल्यूशन ले तो क्या देगा? एसिटेट आयन और H+ आयन। सो दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड, मतलब एसिड। अगर हम इस बेसिस की डेफिनेशन देखें तो बेसिस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्पीसीज दैट लिबरेट OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब की बार क्या हो रहा है, वाटर के सॉल्यूशन में वो क्या दे रहा है? OH आयन लिबरेट करा रहा है, तो क्या कहलाएगा? हमारा बेस। एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं NaOH एंड CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर हम NaOH के वाटर में रिएक्शंस कराएं तो क्या होगा? हमारा Na+ और OH आयन बनेगा। चूंकि OH आयन जो है लिबरेट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? हमारा बेस। मैंने वीडियो पहले ही बना ली थी, लेकिन किसी वजह से वो डिलीट हो गई, इस वजह से अब मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए अब ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फिर एप्लीकेशंस की अगर हम देखें तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंट, वो थी सबसे पहले क्या था, इन्होंने बताया कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे, जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इनके अगर हम ऑक्साइड्स ले लें तो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब क्या हुआ, अगर हमने कोई मेटल लिया, उसका हमारे पास ऑक्साइड प्रेजेंट है, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो वो हमारा एसिड होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है? हमारा CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं, सॉरी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है, तो ये सब क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। अब ये एसिड्स क्यों है? मतलब एसिड्स तो वो होता है ना जो H+ आयन लिबरेट कराते हैं। तो आइए इनकी रिएक्शंस देखते हैं। तो अगर हमने CO2 की रिएक्शन कराई, एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, उसका रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? हमारा H2CO3। फर्दर रिएक्शन करके क्या ये प्रोसीड कर रहा है? 2H+ दे रहा है और CO3 2- आयन दे रहा है, कार्बोनेट आयन। तो ये क्या होगा? हमारा 2H+ आयन लिबरेट करा रहा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा एसिड। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स लें N2O5 और हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? हमारा 2HNO3
नाइट्रिक एसिड, और फर्दर रिएक्शन होगी तो बनाएगा हमारा 2H+ एंड 2NO3-, मतलब 2H+ दे रहा है तो ये भी एसिड हुआ। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। सेकंड एप्लीकेशन ये थी इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंट कि जो हमारे मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, इस बार मेटल की बात की गई है। हमारे जो मेटल्स होते हैं जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या अदर होते हैं, तो क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन लिए तो वो होंगे हमारे बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हम CaO और Na2O को कंसिडर कर सकते हैं ETC। तो Ca क्या होता है, कैल्शियम और जो सोडियम होते हैं दोनों हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड्स की अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले ली तो हमने CaO का H2O के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या देगा, Ca2+ आयन प्लस 2OH माइनस आयन। चूंकि ये OH आयन लिबरेट करा रहा है तो ये क्या होगा, हमारा एक्ट करेगा एज अ बेस। इसी तरीके से Na2O प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह बना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। एंड देन फर्दर रिएक्शन होकर 2Na प्लस 2OH आयन, जो कि यहाँ पे भी OH आयन हमें मिला है तो ये क्या कहलाएगा हमारा बेस। अगर हमें पता लगाना हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है वाटर में, तो इसके लिए एक ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर आप याद भी कर सकते हो। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो होता है हमारा HI, देन HClO4, देन HBr, देन HCl, देन H2SO4, देन HNO3। इस ऑर्डर को आप याद करके आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ लिक्विड में ही बता सकता, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ही बता पा रहा था कि कोई स्पीसीज जो है वो बेस है या फिर एसिड है। मतलब वो गैसेज स्पीसीज या फिर सॉलिड फेजेस में नहीं बता पा रहा था कि वो सॉलिड फेज में भी वो नहीं बता पा रहा था कि गैस है या बेस है या फिर हमारा एसिड है। तो हम इसकी लिमिटेशंस में लिख सकते हैं इनएडुकेट फॉर गैसेज स्पीसीज और सॉलिड फेजेस। एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं गैसेज HCl। इसमें गैसेज HCl के बारे में नहीं बताया कि एसिड है या बेस है। सेकंड जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, क्योंकि इसमें वाटर होना मस्ट था, मतलब सॉल्यूशन के लिए हमें वाटर ही लेना था एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्या हुआ, कांट एक्सप्लेन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो ऐसे सिस्टम जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं था वो उसमें नहीं बता पाया कि हाँ ये बेसिस होंगे या एसिड्स होंगे। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी कुछ। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एक नई डेफिनेशन आई। एसिड्स की डेफिनेशन तो वही थी, स्पीसीज दैट कैन डोनेट H+ आयन, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं था, मतलब कोई जरूरी नहीं था कि कोई एक्वस सॉल्यूशन ही प्रेजेंट हो। इसका से सिंपल से डेफिनेशन ये थी एसिड्स की, जो भी स्पीसीज अपना H+ आयन दे देगा वो क्या कहलाएगा हमारा एसिड्स। एग्जाम्पल्स के लिए H3O+ गैसेज HCl, क्योंकि H3O+ अगर H+ दे देगा तो H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा एसिड। इसी तरीके से गैसेज HCl को भी इन्होंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि H+ दे देंगे तो ये क्या कहलाएंगे हमारे एसिड्स कहलाएंगे। बेसिस की डेफिनेशन इन्होंने ये दी कि स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट H+ आयन। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी स्पीसीज H+ आयन को एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी बेस। इसका एग्जाम्पल था हमारा गैसेज NH3 के पास हमें पता है कि लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे हमारा H+ आयन प्रेजेंट है। जब इनकी रिएक्शन हुई तो इन्होंने बनाया NH4+ आयन, अमोनियम आयन। तो क्या कहलाया, ये इसने एक्ट कराना है एज अ बेस, क्योंकि H+ एक्सेप्ट करा है, ये हो गया हमारा बेस। अब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये बताई कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को इसने बताया, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज फाउंडेशन फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें जिसमें हमें बताना हो कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से थे, जैसे कि रिएक्शन और क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम देखते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन कराई गई है H3O+ प्लस NO2 की, HNO2 प्लस H2O बना हमारा। तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखने हो तो एसिड हमें पता है H3O+ एसिड्स है, और ये इसका अगर H3O+ एसिड है तो इसका अगर H+ निकाल देंगे तो क्या होगा, H2 बन जाएगा। तो H2 क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से HNO2 H+ दे सकता है ना, तो क्या हुआ, ये एसिड हुआ, और NO2 क्या हो गया हमारा इसका कॉन्जुगेट बेसिस। अब हम बात करते हैं सबसे अपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, होता है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड वो स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और बेस वो स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, एसिड वो स्पीसीज होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ वैकेंट अपने ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और बेसिस ऐसे
स्पीसीज होंगे जो अपने जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर सकते होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे बेस। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पता है BF3 जो होता है, अगर हम बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1। अगर हम इसकी दिखाएं तो ये 2p1, ये 2s2। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा दें तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके पास अभी भी अगर हम BF3 बना रहे हैं तो एक F यहाँ पे इनके साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरीके से बना लेगा। मतलब यहाँ पे F का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। F ने अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या हुआ, इसके पास अभी भी ये वैकेंट p ऑर्बिटल है ना, और इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों, इसके क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 ओनली इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो हुए हमारे बॉन्डिंग के बाद भी, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक्ट क्या करेगा एज अ लुईस बेस, लुईस एसिड, सॉरी एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना। और अगर हम NH3 की बात करें तो हमें पता है NH3 के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो क्या करेगा NH3 यहाँ पे BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा और ये यहाँ पे होगा एक एडेक्ट का फॉर्मेशन। क्या बनेगा BF3, और अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं, ये बना हमारा एडेक्ट। चूंकि यहाँ पे BF3 ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो ये क्या कहलाया लुईस एसिड, और चूंकि NH3 ने हमारा इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा लुईस बेस। इसी तरीके से हम एक अगर और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमने लिया BF3 प्लस एक लिया हमने डाइथाइल ईथर। O के पास जो है लोन पेयर प्रेजेंट है, अब क्या करेगा O जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल देगा, तो ये ऐसे करेगा यहाँ पे, तो ये लुईस एसिड की तरह ही एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कहलाएगा लुईस बेस, और इसने बना दिया एक एडेक्ट का फॉर्मेशन कर दिया BF3OET का ट्वाइस, ये हो गया हमारा एडेक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो लुईस एसिड बेस एडेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कि ये हमारा एडेक्ट्स बनाया, अगर इसमें कोई मेटल आयन इन्वॉल्व होगा तो क्या कहलाएंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए देखते हैं कैसे, पहले तो हम लिख लेते हैं इसे, लुईस एसिड बेस एडेक्ट्स इन्वॉल्विंग metal ions are called coordination compound। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं Ag प्लस जो होता है, हमें पता है कि Ag जो होता है उसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमने रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ तो ये कुछ एडेक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से करेगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखा था शायद। तो ये N ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसी तरीके से इस वाले नाइट्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, एडेक्ट का फॉर्मेशन हुआ और हमें पता है, और यहाँ पे हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है AgNH3 का ट्वाइस प्लस ये क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये तो हमने देख रखा है ना। तो यही मीनिंग था इस बात का। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। दे रखा है हमें HNO3 H2SO4 H3PO4। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, अगर हमें कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जितने भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है पर OH बॉन्ड, अगर जितना भी हायर नंबर होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर OH बॉन्ड, उतनी ही ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। आइए समझते हैं इसे इजी वर्ड्स में बाय द एग्जाम। तो पहले आप लिख लीजिए एक नोट करके, हायर द नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स पर OH bond, higher will be the acidic character। अब हम ये बात इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। HNO3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, N डबल बॉन्ड O OH, और ये कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। और H2SO4 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो होता है कुछ इस तरीके से, 2 OH होते हैं। एंड अगर हम H3PO4 की रिएक्शन स्ट्रक्चर देखें तो वो होगा हमारा OH और ये OH, 3 OH प्रेजेंट होगा। अगर हम देखें इसमें कि हमारे कितनी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, उसका हम डिवाइड करेंगे OH बॉन्ड से, तो यहाँ पे हमारी एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और हमारा OH ग्रुप कितने परसेंट है, वो भी तो 1 ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 1। सेकंड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2
ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमारा 2, लेकिन यहाँ पे 2 OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे भी आ गया 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और 3 OH प्रेजेंट है, तो 1/3 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0.3। तो इस बात से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा H3PO4 है वो सबसे वीक एसिड होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले ये लगा देते हैं हम H3PO4 को सबसे कम पे। अब हमें पता लगाना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इसमें हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। इन दोनों के लिए हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो ये HNO3, H का होता है +1, X N की निकालनी है तो +X मान लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है ना, और चार्ज तो कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो X - 6 + 1 = 0, X = 6 - 1, X = +5 आ गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम H2SO4 के लिए निकालेंगे तो H2SO4 के लिए 2 × 1, H के 2 है, फिर +X + 4 × -2 = 0, ऑक्सीजन की -2 लेंगे तो लेंगे 2 + X - 8 = 0, X = +8 - 2, X = +6। तो यहाँ पे जो H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, +6। अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखिए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट of central atom, higher will be the acidic strength। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HNO3, देन H3PO4। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम इससे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सिर्फ बेसिक पार्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।